नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल दुनिया की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं नवीन मौजूद हूं स्टूडियो में और आज मेरे साथ इन खबरों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ शबाब अनवर। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। श्रोताओं को नमस्कार। नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज और विकेटकीपर लोकेश राहुल चोट के कारण श्रृंखला से बाहर। अमेरिका में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए इस साल माइनर लीग की शुरुआत होगी। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में हैदराबाद एफसी ने चेन्नई एफसी को हराया और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व हॉकी खिलाड़ी ग्रेग क्लार्क टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम के विश्लेषक कोच बनाए गए हैं। शबाब, भारतीय टीम को एक और झटका लग चुका है। उनका जो ओपनर सलामी बल्लेबाज और विकेटकीपर लोकेश राहुल जो हैं वो चोटिल होकर श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज इस बात की पुष्टि की है। चोट के कारण सीरीज से बाहर होने वाले राहुल तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। हालांकि अभी तक उनको चांस नहीं मिला था, लेकिन इस बार उम्मीद थी कि शायद वो प्लेइंग 11 के अंदर हो, लेकिन चोट के कारण वो श्रृंखला से बाहर हो गए। बहुत बड़ा झटका भारतीय टीम के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। जब एक खिलाड़ी की एंट्री हुई तो दूसरे खिलाड़ी बाहर हो गए, तो भारतीय टीम प्रबंधन के लिए चिंता का विषय जरूर है क्योंकि केएल राहुल न केवल बल्लेबाज थे बल्कि एक विकेटकीपर के रूप में भी उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है और 3 हफ्तों के लिए उन्हें पूरी श्रृंखला से बाहर किया गया है और वो भारत लौटने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि काफी उथल पुथल की स्थिति है। हालांकि एक राहत की बात नवीन जी वहां से ये आ रही है कि प्रैक्टिस करते हुए वो 5 खिलाड़ी देखे गए हैं जिन्हें कोविड रूल्स का उल्लंघन करते हुए पाया गया था। तो ऐसा लगता नहीं कि जब वो अभ्यास सत्र में उतरे तो ऐसा लगता है कि सभी खिलाड़ियों को सिर्फ जुर्माना दे करके मतलब बरी कर दिया जाएगा और ये विशेष रूप से राहुल द्रविड़, माफ कीजिएगा रोहित शर्मा जिनकी वापसी हो रही है। तो एक राहत, अगर ये 5 खिलाड़ियों पर भी अगर प्रतिबंध लग जाता है तब तो दौरा स्थगित होने की परिस्थिति पैदा हो जाती है। तो ऐसा लगता हुआ हालांकि नजर नहीं आ रहा है। उसके कई कारण हैं और इसका प्रमुख कारण यह होगा कि ऑस्ट्रेलिया में स्वयं बिग बैश के 2 खिलाड़ी इस कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए पाए गए थे, तो उन्हें मैच के लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया। इसलिए अभी कुछ नतीजा आया नहीं है, लेकिन हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि 5 खिलाड़ियों को रिलीव किया जाएगा जुर्माने के बाद। लोकेश राहुल चोटिल हो चुके हैं। मोहम्मद शमी पहले ही टीम से बाहर हो चुके हैं। उमेश यादव जो है वो भी जो है टीम से बाहर हो चुके हैं चोटिल होने के कारण। रोहित शर्मा करीब साल भर बाद क्रिकेट में 13 महीने बाद क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं, खासकर टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। तो सिडनी का जो टेस्ट मैच होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच होगा अगर जीत के हिसाब से देखा जाए भारतीय टीम को। तो बिल्कुल भारत को लगातार तीसरी श्रृंखला जीतनी है, अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा क्योंकि लगातार 3 श्रृंखला जीतने का मौका है भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैक टू बैक। तो ये एक अच्छा मौका और उसके लिए सिडनी टेस्ट जीतना पड़ेगा। और जहां तक आपने रोहित शर्मा की बात कही तो रोहित शर्मा ने निरंतरता के साथ अच्छा प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध किया एक सलामी बल्लेबाज के रूप में, और जब से उन्हें ये भूमिका दी गई है प्रदर्शन वो अच्छा कर रहे हैं। हालांकि अभी भी जो विशेषज्ञ हैं क्रिकेट के वो रोहित शर्मा को बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बैट्समैन टेस्ट मैच का अभी भी नहीं मानते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की है। और अब जब एक भारत ने श्रृंखला बराबर कर ली है तो एक मनोवैज्ञानिक जो एक दबाव सा बन गया था भारतीय टीम पर वो अब नहीं है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से खुले दिमाग से भारतीय बल्लेबाज खेलेंगे और रोहित शर्मा भी। लोकेश राहुल की टीम में वापसी लग रही थी लेकिन अब वो घायल होकर बाहर हो चुके हैं। मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल के पास एक बार फिर चांस है, एक बार फिर मौका है कि वो अपने आप को प्रूव कर सके, खासकर मयंक अग्रवाल के लिए। जी, अब देखना यह है कि किसकी जगह रिप्लेस किया जाता है रोहित शर्मा को, क्योंकि मयंक अग्रवाल का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। तो अगर रिप्लेसमेंट की बात होगी किसी को तो हो सकता है मयंक अग्रवाल की जगह ही रोहित शर्मा से ओपन कराया जाए, ये संभव है बहुत। जी, बॉलिंग की बात करें, गेंदबाजी की बात करें तो उमेश यादव की जगह आप किस खिलाड़ी को देखना चाहिए? उमेश यादव की जगह काफी कुछ अल्टरनेट है भारतीय खिलाड़ियों के पास। आपने को याद होगा कि सिराज ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उनको कंटिन्यू किया जा सकता है। और इसके अलावा अब खास करके स्पिनर्स का जिस तरह से दूसरे टेस्ट में प्रदर्शन रहा था अश्विन का, तो उसको देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में कोई ज्यादा प्रॉब्लम है भारतीय टीम के पास। सिडनी की पिच की बात करें तो भारत 5 बॉलर्स के साथ उतरना चाहेगा या 4 बॉलर्स के साथ उतरना चाहेगा?
ये तो कप्तान ने कहा है कि हम पिच देखने के बाद ही टॉस के पहले ये निर्णय करेंगे कि क्या कुछ होता है, लेकिन जिस तरह से अभ्यास सत्र में जिस तरह से सभी बॉलरों को कप्तान ने आजमाया है तो उसके देखते हुए लगता है कि 5 के साथ जाएंगे वो। जी, कप्तानी की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे विराट कोहली पहले टेस्ट मैच के बाद भारतीय टीम को छोड़कर चले गए थे, लेकिन रहाणे ने जिस तरह की परिपक्व बैटिंग की है, जिस तरह से परिपक्व उन्होंने कप्तानी की है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, उसकी उम्मीद तो की जा रही थी, क्योंकि उन्हें जब भी मौका मिला है, चाहे वो बल्लेबाजी का हो या फिर कभी कभी उनको मौका मिला था घरेलू क्रिकेट में टीम को लीड करने का, तो हमेशा उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। और एक ऐसे समय में जबकि विराट कोहली एक ऐसे स्तंभ के रूप में भारतीय क्रिकेट में, उनकी अनुपस्थिति में अगर भारतीय टीम उतरती है, अगर मैच जीती है किसी कप्तान के रूप में, तो पूरा श्रेय जाएगा। सुनील गावस्कर ने भी काफी शाबाशी दी। ऑस्ट्रेलिया के कई पूर्व क्रिकेटरों ने बताया है कि उनके अंदर पूरी तरह से अगर कहा जाए तो कैपेबिलिटी है, किस तरह से कप्तानी की जाती है, काफी कूल हैं। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह से वहां पे स्लेजिंग चलती है ऑस्ट्रेलिया में, उसको बर्दाश्त करना भी सबके बस की बात नहीं है। कभी कभी हमने देखा है विराट कोहली आपक हो देते थे जी, लेकिन इन्होंने काफी संयम से काम लिया। स्लेजिंग इस श्रृंखला में भी हुई है। क्रिकेट की बात को ही आगे बढ़ाते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीती है। श्रीलंका को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज 10 विकेट से हराकर दक्षिण अफ्रीका ने श्रृंखला अपने नाम की। दक्षिण अफ्रीका की ओर से तेज गेंदबाज लुंगी गेंडी ने 44 रन देकर 4 विकेट लिए। वहीं सिपामाला ने 40 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। बल्लेबाजी में सलामी बल्लेबाज एडम मार्कर ने 36 रन बनाए, जबकि एल्गर ने 31 रन की पारी खेली और दोनों ही बल्लेबाज नॉट आउट रहे हैं। शबाब, पूरे विश्व में अगर खेलों की बात करें तो क्रिकेट ही क्रिकेट चारों तरफ खेला जा रहा है। बिल्कुल, श्रृंखला एक और चल रही है न्यूजीलैंड पाकिस्तान की, वहां भी। और ये जिस श्रृंखला की बात आपने की, इसमें औसत दर्जे की क्रिकेट खेली जा रही श्रीलंका की तरफ से। एक शतक को अगर आप छोड़ दें तो दोनों ही पारियों में श्रीलंका का प्रदर्शन काफी खराब रहा है, काफी निराशाजनक रहा था प्रदर्शन। बात न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन की। उन्होंने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया है। वो सबसे तेज 7000 टेस्ट रन बनाने वाले न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ये उपलब्धि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे क्राइस्टचर्च टेस्ट मैच में हासिल की है। सुनते हैं प्रियंका की रिपोर्ट। विलियमसन ने मैच की पहली पारी में 238 रन की पारी खेली। ये उनका ओवरऑल टेस्ट में चौथा दोहरा शतक है। सबसे तेज 7000 टेस्ट रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर रॉस टेलर हैं। उन्होंने 96 टेस्ट में ये उपलब्धि हासिल की थी, जबकि केन विलियमसन ने उनसे 13 मैच कम खेलकर 84वें टेस्ट में ये रिकॉर्ड बनाया। न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 से आगे है। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 101 रन से शिकस्त दी थी। ये टेस्ट माउंट माउंगोई में खेला गया था। केन विलियमसन सबसे ज्यादा रन के मामले में पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग और रॉस टेलर से ही पीछे हैं। उन्होंने अब तक 83 टेस्ट में 7115 रन बनाए हैं, जबकि फ्लेमिंग ने 111 टेस्ट में 7172 और टेलर ने 105 मैच में 7379 रन बनाए हैं। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन। क्रिकेट की बात को ही शबाब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर यह हो सकती है कि अमेरिका में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए इस साल माइनर लीग की शुरुआत होगी। अगले साल अमेरिका मेजर लीग क्रिकेट यानी MLC का आयोजन करेगा। माइनर लीग में यूएस स्पोर्ट्स मार्केट की 24 फ्रेंचाइज बेस्ट टीमें हिस्सा लेंगी। सुनते हैं अतहर को। अमेरिका में क्रिकेट की शुरुआत को ओलंपिक में इस खेल की एंट्री कराने के कवायद के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका ओलंपिक में महाशक्ति है। अगर अमेरिका में क्रिकेट लोकप्रिय होता है तो ओलंपिक में शामिल कराने में आसानी होगी। शाहरुख खान के मालिकाना हक वाले नाइट राइडर्स ग्रुप ने मेजर लीग की एक टीम में हिस्सेदारी खरीदी है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला, पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा और एडोब सिस्टम के CEO शांतनु नारायण भी इस T20 लीग में निवेश कर सकते हैं। अमेरिका ने पहला मेजर इंटरनेशनल कनाडा के खिलाफ 1844 में खेला था। ये मैच न्यूयॉर्क के ब्लूमिंगडेल्स पार्क के सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब ग्राउंड में हुआ था। इस मैच को देखने 20,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे। यूएसए क्रिकेट अमेरिका में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है। इसने अमेरिका में क्रिकेट को विस्तार देने के लिए फाउंडेशनल प्लान बनाया है। मेजर लीग क्रिकेट MLC T20 प्लान का हिस्सा है। इसे लागू करने के बाद अमेरिकन क्रिकेट को उम्मीद है कि अमेरिका 2030 तक ICC में
में पूर्ण सदस्य का दर्जा हासिल कर लेगा। अमेरिकन क्रिकेट 2019 में आईसीसी का एसोसिएट सदस्य बन गया था। अमेरिकन लीग का आयोजन आईपीएल के बाद करने की योजना है ताकि दुनिया भर के इंटरनेशनल खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले सकें। इसका अन्य कई देशों में प्रसारण होगा ताकि अमेरिकी क्रिकेट दुनिया के पटल पर अपनी पहचान बना सके। यूएसए क्रिकेट के चेयरमैन पराग मराठे कहते हैं कि ये फाउंडेशनल प्लान अमेरिका में खेल के विकास के लिए रोड मैप तैयार करेगा। इससे क्रिकेट को लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में शामिल करने के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही अमेरिका को क्रिकेट के मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट की मेजबानी मिलने की उम्मीद भी बढ़ेगी। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। शबाब, अगर विश्व की महाशक्ति क्रिकेट खेल रही है तो हमें जल्द उम्मीद कर लेनी चाहिए कि ये जो क्रिकेट इवेंट्स है, ये जो क्रिकेट के टूर्नामेंट है, जल्द ही विश्व की बड़ी प्रतियोगिताओं में शामिल हो जाएंगे, शुमार हो जाएंगे। बिल्कुल नवीन जी, मुझे याद आ रहा है कि पिछली चर्चा में आपने ओलंपिक में क्रिकेट कब शामिल होगा इसकी चर्चा हम लोग ने की थी, आपको भी याद होगा। तो अब आज उस पर मुहर लग गई एक तरह से, क्योंकि अमेरिका अगर क्रिकेट में दिलचस्पी लेता है तो इसका मतलब यह है कि 2028 में बहुत आसानी के साथ ओलंपिक में क्रिकेट को जा सकता है। और रही बात तो अमेरिका के इतिहास की क्रिकेट की, तो 18वीं शताब्दी में ही क्रिकेट आ गया था वहां। और जॉर्ज वाशिंगटन जो कि प्रथम राष्ट्रपति अमेरिका के थे, ब्रिटेन के साथ जब युद्ध हुआ था उन्होंने सैनिकों के साथ क्रिकेट भी खेली थी जी। और उसके बाद वहां के जो दूसरे राष्ट्रपति बने उन्होंने कहा कि जब किसी क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष को जब कहा जा सकता है प्रेसिडेंट, तो किसी राष्ट्र अध्यक्ष को क्यों नहीं। तो उसी के बाद मतलब कि प्रेसिडेंट अमेरिका के बोले कि मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि क्रिकेट बोर्ड का भी जो अध्यक्ष होता है वो प्रेसिडेंट है अमेरिका का भी। और लेकिन एक बड़ा कारण नवीन जी ये हो गया कि क्रिकेट की एंट्री तो बहुत पहले हो गई, यानी कि लॉर्ड्स टेस्ट जो पहला टेस्ट था उससे 30 साल पहले ही वहां हो चुका था। लेकिन जो कि बेसबॉल वहां का एक ऐसा खेल है जो आज भी अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, उसने क्रिकेट को आगे बढ़ने में रुकावट पैदा की, क्योंकि बेसबॉल के आज भी दीवाने हैं वहां के लोग। और बेसबॉल एक ऐसा खेल है जो बहुत पहले से अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है और अभी भी ये बाधा डालेगा क्रिकेट को आगे बढ़ाने में, और उसके कारण क्रिकेट आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन अब जबकि वहां के चीफ एग्जीक्यूटिव क्रिकेट बोर्ड जो वहां का गठन हुआ है उसमें इतने सारे लोग हैं, और सारे आपने देखा होगा कि सारे जितने भी कंसल्टेंट है सबकी भी घोषणा कर दी गई है। और उसमें अधिकतर हम देख रहे हैं कि भारतीय खिलाड़ी हैं और फ्रेंचाइजी, शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी तो ऑलरेडी जा चुकी है, 2 और भारतीय फ्रेंचाइजी का नाम इसमें आने जा रहा है। तो कुल मिलाकर अमेरिका को भी इस बात का पता चल चुका है कि अभी भी क्रिकेट का सबसे बड़ा बाजार जो है वो भारत है। तो भारतीय पूर्व क्रिकेटर्स काफी शामिल किए जा रहे हैं, भारत की जो कंपनियां हैं वो भी शामिल हो रही हैं इसमें। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेजर लीग होगी उसमें ज्यादातर जो फ्रेंचाइजी होगी वो भारत की होगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि अमेरिका में और उसके जो महाद्वीप है, महादेश है, उसमें क्रिकेट का विकास हो और उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान होगा। आप देखिए महिला टीम जो जिसने एक इंटरनेशनल मैच भी जीता है अमेरिका की है, उसमें ज्यादातर भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं। यानी कुल मिला के कहा जाए कि भारतीय यूं कहे कि क्रिकेट जो है वो दक्षिणी महाद्वीप से निकलकर अब पहुंच रहा है अमेरिका की ओर और धीरे धीरे पूरे विश्व में पैर पसारेगा। इससे न सिर्फ खेल खिलाड़ियों को फायदा होगा बल्कि व्यापारिक रूप से भी बहुत लोगों को फायदा। और अमेरिका ने यह भी कहा है कि हम दूसरे देशों को भी इसके प्रसारण से प्रेरित करेंगे जो अभी ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात आज की खबर की यह है कि अब क्रिकेट को शायद ओलंपिक में शामिल होने से नहीं रोक पाएगा कोई, क्योंकि ओलंपिक की भी महाशक्ति जो है वो अमेरिका ही है इस समय। तो ये इस चर्चा से एक खबर निकल कर ये आ रहा है कि बहुत जल्द हम क्रिकेट को ओलंपिक में देख सकेंगे। जी बिल्कुल। बात हॉकी की। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व हॉकी खिलाड़ी ग्रेग क्लार्क को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का विश्लेषक कोच बनाया गया है और क्लार्क इस साल टोक्यो ओलंपिक तक भारतीय टीम के विश्लेषक कोच बने रहेंगे। ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा। इससे पहले क्लार्क 2017 से 2020 तक कनाडा पुरुष हॉकी टीम के सहायक कोच रहे थे। वो इसी महीने कोचिंग शिविर में भारतीय टीम के साथ जुड़ सकते हैं। यानी अब भारतीय जो हॉकी टीम है एक अच्छे कोच के साथ ओलंपिक में उतरी। देखिए एक नया पद है विश्लेषक कोच का, इससे पहले इस तरह की नियुक्ति नहीं हुई थी। और मुख्य कोच के साथ अगर कहा जाए सहायक कोच के साथ अगर विश्लेषक कोच जिसका सबसे बड़ा काम जो होता है वो इस बात का विश्लेषण करता है कि भारतीय टीम जो है या कोई भी टीम हो जिसका भी विश्लेषक कोच होता है किस डिपार्टमेंट में खेल के कहां पे कमी है। जैसा कि बार बार भारतीय खिलाड़ियों भारतीय टीम से शिकायत की जाती रही, हम लोग ने देखा भी है कि पेनल्टी कॉर्नर को गोल में कन्वर्ट करने
करने में परेशानी है जब से नए नियम आए हैं। हालांकि बहुत जल्दी भारतीय टीम कंसीड तो कर देती है पेनल्टी कॉर्नर, दूसरे को दे देती है, लेकिन स्वयं जब मौका आता है गोल करने का हासिल कर लेती है आसानी से, लेकिन गोल में परिवर्तित नहीं कर पाती। ये एक बहुत कमजोर पक्ष है भारतीय हॉकी का इस समय, और मुझे लगता है कि विश्लेषक कोच की इस पर नजर रहेगी और इस पर अगर नियंत्रण पा लिया जाता है तो जो तैयारी टोक्यो ओलंपिक के लिए हम कर रहे हैं उसमें भारत को काफी सहायता मिलेगी। शबाब, मुझे बहुत पहले की एक बात याद आ रही है, हमारे मोहम्मद शाहिद हुआ करते थे, अकेले बॉल को लेकर डी में घुस जाते थे, उसका बाद पेनल्टी कॉर्नर मिलता था और भारत का फिर वही हाल हो जाता था जो अब भी है। देखिए, डी के अंदर संघर्ष तो अभी भी हो रहा है, अभी भी डी तक हम पहुंचते हैं, डी पर संघर्ष होता है, डी के अंदर हमें पेनल्टी कॉर्नर मिलता भी, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट करना गोल में, ये चूंकि चरणबद्ध तरीके से हो गया, अब डायरेक्ट हिट है नहीं, तो उसके कारण थोड़ी सी परेशानी है। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी और दक्षता लानी होगी। हालांकि पिछले 2 वर्षों में जो भी हॉकी हुई है, इंटरनेशनल हॉकी, उसमें इसके औसत में थोड़ी सी बढ़ोतरी जरूर हुई है। भारत ने अधिकतर जो अवसर हैं उसको गोल में परिवर्तित किया है, लेकिन अभी भी भारत की हॉकी की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि किस प्रकार से पेनल्टी कॉर्नर जो मिला है उसको गोल में परिवर्तित कर, यानी कि अवसरवादी बना जाए। ये बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा ये निर्णय है हॉकी इंडिया का कि एक विश्लेषक कोच, एक ऐसे विश्लेषक कोच को लाया गया है जिनका अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अतीत में रहा है। साल भर की हॉकी पर नजर डालें तो अक्सर ये देखा गया है जितनी भी विदेशी टीमें हैं वो डी में पेनिट्रेट करने के बाद इतनी कोशिश करती हैं कि जल्द से जल्द जितनी हो सके पेनल्टी कॉर्नर दिया जाए। भारतीय टीम की भी कोशिश रही रहती है, पेनल्टी कॉर्नर मिलते भी हैं, लेकिन शायद उतनी तेज तर्रारता भारतीय टीम के अंदर नहीं है कि वो पेनल्टी कॉर्नर को गोल में कन्वर्ट कर सके। जी, यही एक बड़ी समस्या। आप जिससे भी बात करेंगे तो, और हम लोग ने कई हॉकी मैचेस में देखा है भारतीय की पेनल्टी कॉर्नर जिस उत्साह के साथ मिल जाता है वो उसको गोल में परिवर्तित भारतीय टीम उस तरह से नहीं कर पाती है जिस तरह से करना चाहिए। और अब हॉकी के बाद सीधा हम चलते हैं शूटिंग एरिना के अंदर निशानेबाजी की ओर। कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक की तैयारी के लगभग 1 साल बाद भारत के शीर्ष निशानेबाजों ने आज दिल्ली के करणी सिंह शूटिंग रेंज में शुरू होने वाले घरेलू ट्रायल के दौरान प्रतिस्पर्धा तैयारियों का जायजा लिया। 18 जनवरी से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में टोक्यो ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले सभी 15 निशानेबाज देश के अन्य शीर्ष निशानेबाजों के साथ खेलेंगे। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI ने रैंकिंग के आधार पर खिलाड़ियों को बुलाया है ताकि कोरोना के नियमों का पालन किया जा सके। 2 चरणों में होने वाली इन प्रतियोगिताओं में लगभग 250 निशानेबाज हिस्सा लेंगे, यानी एक और खेल जो है वो अब शुरू होने जा रहा है। यह बिल्कुल सही बात है। धीरे धीरे कोविड की महामारी के बाद जिस तरह की जो विपरीत परिस्थिति हो गई थी खेल के मैदान में, वो धीरे धीरे अब बहाल हो रही है और हम उम्मीद करते हैं कि इस नववर्ष 2021 में सभी खेलकूद गतिविधियां जो कि स्थगित लीग हैं कई खेलों के, वो सब बहाल होंगे और जो प्रतियोगिताएं स्थगित थी सबको 2021 में तिथि के संशोधन के साथ रखा गया है और उम्मीद करते हैं कि नई तिथि जो है उसके अनुसार प्रतियोगिताएं होंगी। और शबाब, अब बात फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग में कल खेले गए मैच में हैदराबाद एफसी ने 2 बार की चैंपियन चेन्नई एफसी को 4-1 से हरा दिया है। इस जीत के बाद हैदराबाद एफसी की टीम पॉइंट टेबल में 12 अंकों के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गई है। हैदराबाद की 9 मैचों में ये तीसरी जीत है। टीम की लगातार 3 हार के बाद ये पहली जीत है। हैदराबाद ने अब तक 3 ड्रॉ खेले हैं जबकि 3 हारे हैं। वहीं चेन्नई के 9 मैचों में तीसरी हार का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच आज बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई सिटी एफसी से हो रहा है। और अब बात रोनाल्डो की। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना 758वां गोल दागकर पेले का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में चेक गणराज्य के जोसेफ पिकान शीर्ष पर। रोनाल्डो ने सीरी ए में यूवेंट्स के लिए उडिनीज के खिलाफ 2 गोल दागे जिससे उनकी टीम 4-1 से जीत गई, यानी एक और रिकॉर्ड रोनाल्डो के नाम। बिल्कुल, रोनाल्डो एक ऐसा नाम है जो कि रिकॉर्ड उनका पीछा करते हैं, वो रिकॉर्ड का नहीं। जिस तरह से मेसी, रोनाल्डो इस समय की फुटबॉल में 2 ऐसे नाम हैं जो लगातार जितने भी मैचेस खेल रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्लब के खेलें या अपने देश के लिए खेलें, लगातार गोल करते हैं। न केवल गोल करते हैं, एक नए रिकॉर्ड कीर्तिमान के साथ लगातार करते हैं। और अब बात इंग्लिश प्रीमियर लीग की। इंग्लिश फुटबॉल लीग कोरोना के चलते लीग को लेकर 5 सब्स्टिट्यूट को मंजूरी दे दी है। यह नियम सिर्फ लीग कप के सेमीफाइनल और फाइनल में ही लागू होगा। इस बीच इंग्लिश प्रीमियर लीग यानी EPL के मैच में साउथहैम्पटन टीम ने रिकॉर्ड बना दिया है। साउथहैम्पटन क्लब ने एक ही सीजन में EPL की सभी 7 विजेता टीमों को हरा दिया है। तो ये थी वो खबरें जिस पर आज हमने चर्चा की और हमारे साथ इन तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए मौजूद रहे खेल विशेषज्ञ शबाब अनवर। शबाब, कार्यक्रम में आने के लिए और चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। चलते चलते नजर
तक की खास खबरों पर एक बार फिर। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज और विकेटकीपर लोकेश राहुल चोट के कारण श्रृंखला से बाहर। अमेरिका में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए इस साल माइनर लीग की शुरुआत होगी। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में हैदराबाद एफसी ने चेन्नईयन एफसी को हराया और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व हॉकी खिलाड़ी ग्रेग क्लार्क टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम के विश्लेषक कोच बनाए गए हैं। आज के इस संस्करण में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को इजाजत दीजिए। नमस्कार।